Good morning, all of you. Today we are continuing our chapter excess demand and deficient demand. We have already understand that what do you mean by excess demand and what do you mean by deficient demand. Now, reasons for excess demand. Our next topic is reasons for excess demand. जो excess demand होती है उसके क्या क्या रीज़न है. फर्स्ट रीज़न है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग क्या होता है? कंज्यूमर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है अपनी इनकम में से. तो C/Y आपने पढ़ा होगा APC का फॉर्मूला, और MPC पढ़ा था डेल्टा C/डेल्टा Y. ये दो फॉर्मूले आपने पढ़े थे. तो अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स अगर कंजप्शन बढ़ेगा तो ओवरऑल डिमांड मार्केट में क्या होगी? इंक्रीज़ होगी. और अगर ओवरऑल डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ होगी तो AD क्या हो जाएगा? जो पहले इक्वल था अब AD ग्रेटर देन AS हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो उससे क्या क्रिएट होगी? आपकी एक्सेस डिमांड होगी. सिंपल सी चीज़, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो पहले जो सप्लाई डिमांड के इक्वल थी अब उससे इंक्रीज़ हो जाएगी. बट अपन जो अभी फुल एम्प्लॉयमेंट में है, फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स अपन अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं. मान लो कि एक मशीनरी है, उसकी फुल कैपेसिटी है 10,000. ये 10,000 यूनिट्स वो बना सकती है. बट अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा आ जाए तो अपन उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे. इस रीज़न से अपन उस डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं जो एक्सेस डिमांड की वजह से इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि अपन ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हैं, अपने पास कोई आइडल कैपेसिटी नहीं है. सेकंड है आपके रिडक्शन इन टैक्सेस. सिंपल सी चीज़, अगर टैक्सेस रिड्यूस होंगे तो अपनी इनकम का लेवल क्या होगा? इंक्रीज़ होगा. और अगर टैक्सेस रिड्यूस होंगे इनकम का लेवल इंक्रीज़ होगा. टैक्सेस रिड्यूस होने से कॉस्ट भी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है. कॉस्ट किसी चीज़ की भी डिक्रीज़ होगी, मार्केट प्राइस भी डिक्रीज़ होगी. और मार्केट प्राइस डिक्रीज़ होगी उसकी वजह से क्या होगा? आपके जो कस्टमर्स है उसकी ज़्यादा डिमांड करेंगे, और ज़्यादा डिमांड करेंगे तो उससे क्या क्रिएट होगा? एक्सेस डिमांड क्रिएट होगी. रिडक्शन इन टैक्सेस से क्या हुआ है? ध्यान से सुन लो कि आपके टैक्सेस रिड्यूस होने से ओवरऑल मार्केट प्राइस रिड्यूस होगी, और मार्केट प्राइस रिड्यूस होगी तो आप डिमांड ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा डिमांड करेंगे तो उससे क्रिएट होगी एक्सेस डिमांड. थर्ड पॉइंट है इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अब ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट कैसे आए? तो देखो आप, C+G/AD का एक फॉर्मूला होता है. आपने एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम वाले चैप्टर में पढ़ी थी. AD = C+G+I+X-M. इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था क्लोज्ड इकोनॉमी में AD C+I होता है, और ओपन इकोनॉमी में AD = C+G+I+X-M. तो इस फॉर्मूले से देखो AD कब इंक्रीज़ होगी? जब C इंक्रीज़ होगा, मीन्स प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होंगे. जब G इंक्रीज़ होगा तो AD इंक्रीज़ हो जाएगी. गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुए. I फॉर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा तब भी ये इंक्रीज़ होगा. X फॉर एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होंगे तब भी होंगे. अब M माइनस में है. अब आपको एक चीज़ मैथमेटिकली ध्यान रखनी है, माइनस में जो चीज़, मतलब माइनस में अगर आप अमाउंट को कम करोगे तो ओवरऑल मतलब वैल्यू बढ़ेगी. तो इस चीज़ में आपके इंपोर्ट क्या होंगे? डिक्रीज़ होंगे, तब ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी. तो इनसे ये चार चीज़ें बनी है. देखो आप, फर्स्ट है इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. G क्या हो जाएगा? अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो एक्सेस डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी. सेकंड है आपके इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट. I इंक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से भी आपकी एक्सेस डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी. थर्ड है आपके फॉल इन इंपोर्ट डिक्रीज़ होंगे तो उसकी वजह से आपके ओवरऑल डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी. और फोर्थ लास्ट है आपके राइज इन एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होंगे तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएंगे. तो ये था आपके रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड.
नेक्स्ट आते हैं आपके इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड जो क्रिएट हुई है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा। फर्स्ट इम्पैक्ट है आपके आउटपुट पे। अब आउटपुट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसका रीज़न ये है कि अभी मैंने आपको समझाया कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, कि आपकी कैपेसिटी जितनी है उतना प्रोडक्शन आप कर रहे हो। इस वजह से आपके आउटपुट को अब आप इंक्रीज़ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या हो, फुल कैपेसिटी पे हो, फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो। सो इफेक्ट ऑन आउटपुट, नो इफेक्ट बिकॉज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग ये है कि आप अपनी फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हो। तो अब आप अगर डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो आप उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे। सेकंड है आपके इफ़ेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब जब आपके वर्कर्स जितने रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उतने फुल कैपेसिटी पे जितने आप वर्क कर रहे हो उतने पे जितने भी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी इतने वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, तब आप और अपॉइंटमेंट तो आप कर नहीं सकते हो। इस रीज़न से एम्प्लॉयमेंट में भी कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अभी आप ऑलरेडी AD इज इक्वल टू AS पे हो एट कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो अब अगर आपकी डिमांड इंक्रीज़ भी हो जाती है तब भी आप सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे। मतलब अपन सब जो लेबर की और सप्लाई आ रही है पर उसको अपन वर्क नहीं दे सकते हैं, किसी भी वर्कर को अपन वर्क नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप किस पे वर्क कर रहे हो, फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर थर्ड है इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। सिंपल सी चीज़, अगर मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ होगी तो जनरल प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ होगा, और जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ होना मीन्स इट विल क्रिएट इन्फ्लेशन। The effect on general price level increases, general price level increases, and bracket में है inflation as AD is greater than AS। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, इस रीज़न से मार्केट में प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ होंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपके रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड। अब डेफिशिएंट डिमांड के रीजंस क्या क्या है, तो ये जस्ट उनके रिवर्स है। देखो फर्स्ट पॉइंट वहाँ पे था राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पे है डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर कंज्यूमर का कंजप्शन अपॉन इनकम वाला जो फॉर्मूला था, या डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y वाला, अगर वो डिक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से क्या होंगे, डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट होगी। अगर कंज्यूमर कम परचेज़ करेगा, एक्सपेंडिचर कम करेगा, तो उसकी वजह से क्या होंगी, डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट होगी। फिर सेकंड है आपके इंक्रीज़ इन टैक्सेस। अगर मार्केट में गवर्नमेंट अगर टैक्स की रेट हाई करती है तो टैक्स की रेट हाई करने से मार्केट प्राइस इंक्रीज़ होगी, और मार्केट प्राइस इंक्रीज़ होगी तो लोग अपनी डिमांड कम कर देंगे। तो डिमांड कम होगी, उससे वजह से डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट हो जाएगी। फिर ये वही चार चीज़ें हैं जो आपके C+G+I+X-M से हो। अगर आपके C+G+I+X-M मीन्स एग्रीगेट डिमांड को अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप प्लस वाले जितने भी आइटम हैं उनको रिड्यूस करोगे, और माइनस वाले जितने भी आइटम हैं उनको इंक्रीज़ करेंगे। तो इसमें इस केस में आपके C, G, I और X ये चारों चीज़ें प्लस में हैं, इस रीज़न से इसको तो करोगे आप रिड्यूस, और M आपके माइनस में है तो उसको करोगे आप इंक्रीज़। तो ये थर्ड पॉइंट था आपके डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन इम्पोर्ट और फॉल इन एक्सपोर्ट। सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है, रीजंस पूछे तो आपको ये चार पॉइंट तो आप इजीली आप उससे बना सकते हो कि AD इज इक्वल टू C+G+I+X-M। तो प्लस वाले आइटम अगर इंक्रीज़ होंगे तो आपके एक्सेस डिमांड वाले रीजंस क्रिएट हो जाएंगे, और माइनस वाले क्या होने चाहिए, रिड्यूस। और इसमें जस्ट रिवर्स है, डेफिशिएंट डिमांड में प्लस वाले आइटम्स रिड्यूस होंगे और माइनस वाले इंक्रीज़ होंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड के। डेफिशिएंट डिमांड जो हुई है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑन आउटपुट। अब उस केस में तो आप आउटपुट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते थे, बट आउटपुट को डिक्रीज़ तो किया जा सकता है। इंक्रीज़ तो इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि आप फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हो,
बट रिड्यूस करना तो आपके हाथ में है। तो इस वजह से देखो आप, इफेक्ट ऑन आउटपुट, इफ एडी डिक्रीजेज इन्वेंट्री स्टॉक इंक्रीजेज। इन्वेंट्री स्टॉक का मीनिंग ये होता है कि प्रोड्यूसर के पास अब कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। अब जब मार्केट में डिमांड कम होगी तो सप्लायर के पास जो है स्टॉक ज़्यादा पड़ा होगा, ज़्यादा स्टॉक पड़ा होगा तो इन्वेंट्री स्टॉक लेवल क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अगर इन्वेंट्री स्टॉक लेवल इंक्रीज़ हो गया मीन्स अब ज़्यादा अनसोल्ड स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है, तो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा। और प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को जब डिक्रीज़ करेगा तो ओवरऑल मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। तो एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीजेस। तो इफेक्ट ऑन आउटपुट क्या आया कि आउटपुट जो है ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। आउटपुट और एग्रीगेट सप्लाई एक ही चीज़ होती है, ये आप सबको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट वाले केस में तो क्या था, आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे और अगर ज़्यादा वर्कर्स डिमांड करते हैं तो आप उनको वर्क नहीं प्रोवाइड करा सकते हो। बट इस केस में तो आपके क्या हो रही है, डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, इस रीज़न से आपके एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इट कॉजेज इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉल्यूंटरी का मीनिंग क्या है कि कोई वर्कर वर्क तो करना चाह रहा है बट आप उसको वर्क प्रोवाइड नहीं करा सकते। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपके ओवरऑल मार्केट में डिमांड डिक्रीज़ हो गई है। और लास्ट पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। इससे क्या क्रिएट होगा, तो डिफ्लेशन क्रिएट होगा, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल डिमांड डिक्रीज़ हुई है और डिमांड डिक्रीज़ होने से प्राइसेस क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो ये देखो, डिक्रीज ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये थे आज के टॉपिक।